नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे बाकी के दोस्तों से मैं हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारी कहानियाँ सुनते हैं और हमारी कहानियों को पसंद भी करते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए। मेरे कुछ प्यारे दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रवि जी, प्रियांशी जी, प्रियंका जी, रूबी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, कोमल जी, ऋषभ जी, उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और याद रखिए, एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सच मानना है या झूठ ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर ही आधारित है। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की, एक ऐसे परिवार के समूह की जो कि ज़्यादातर पैसे वाले परिवार का ही समूह था। उस समूह में लगभग 4 से 5 परिवार के लोग थे, या फिर मैं यूं कहूं कि वो 4-5 परिवार अलग अलग नहीं, एक ही परिवार था जो कि इतना बड़ा था जिसे आप ऐसे देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब काफ़ी सारे रिश्तेदार। ये परिवार के लोग हमेशा एक दूसरों के साथ महीने में या 2 महीने में गेट टुगेदर किया करते थे और जब वो लोग वहाँ पर इकट्ठा होते तो वैसी ही बड़ी बड़ी पार्टियाँ चलती जैसे कि अमीर लोगों की, पैसे वाले लोगों की पार्टियाँ चला करती हैं। उस पार्टी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी और उसमें बड़े बच्चे सारे उम्र के लोग इकट्ठा होते थे। आज उस परिवार के गेट टुगेदर में कुछ बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर ये प्लान बना रहे थे कि उन्हें कहीं घूमने के लिए जाना है और उस परिवार में एक सबसे खास, सबसे अलग इंसान था जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान था। इतना ज़्यादा पैसे वाला जिसके पैसे की कोई सीमा थी ही नहीं। आज तक ये लोग जो सालों से एक दूसरे से मिलते बातें करते, वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस इंसान के पास कितने पैसे हैं। हाँ, सबको ये बात अच्छे से पता थी कि इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं और इतने ज़्यादा पैसे जो कि शायद अगर इसकी 7 क्या 14 क्या उससे भी कहीं ज़्यादा पुश्ते अगर बैठ कर खाएं तो भी वो पैसा कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। या फिर अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो अथाह अनंत पैसा था उस आदमी के पास और उसको ये लोग अपने परिवार के बीच में एक नाम से पुकारा करते थे, क्रेजी अंकल, मतलब पागल चाचा। ये उसे ऐसा इसलिए कहा करते थे क्योंकि इनके हिसाब से ये काफ़ी अलग थे। ये ना किसी से बात करते, सबके साथ मिलते रहते, लेकिन इनकी बातें अगर ये कभी करते भी तो ऐसे करते थे कि सबके समझ से परे होती थी इनकी बातें और इसी वजह से सारे लोगों ने उनका नाम क्रेजी अंकल रख दिया और सब के सब, यहाँ तक कि सारे परिवार के बच्चे भी पीठ पीछे
उन्हें इसी नाम से बुलाया करते थे। और आज जबकि सारे बच्चे आपस में प्लान कर रहे थे कहीं बाहर घूमने जाने का, वो सब स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर यही प्लान कर रहे थे कि उन्हें कहाँ किस जगह घूमने के लिए जाना चाहिए। और ऐसे ही बातें करते करते उनके बीच में बातें निकली क्रेजी अंकल की। क्रेजी अंकल के बारे में सारे बच्चे यही कह रहे थे कि पैसा हो तो उनकी तरह हो, वरना हो ही ना। और भी कई सारी बातें जो कि कभी कभी क्रेजी अंकल अपने बारे में बताया करते थे। और नई जगह कहाँ घूमने जाना है इस बारे में डिस्कशन चल रहा था। तब तक अचानक से उनकी नज़र पड़ी कि उन सब के पीछे वही क्रेजी अंकल खड़े हैं। ये देखते ही वो सब थोड़ा हड़बड़ाए और उन्होंने कहा, अरे अंकल आइए ना, आइए बैठिए हमारे साथ। तब क्रेजी अंकल ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ मुझे पता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, तो तुम लोग बात कर सकते हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब उनमें से एक बच्चे ने क्रेजी अंकल के बात को काटते हुए कहा, अरे अंकल हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, रहने दीजिए ना। आप हमें एक बात बताइए, हमने सुना है आपने भी अपनी जवानी के टाइम पर बहुत जगह पर घूमा फिरा है, और आप जितना घूम फिर चुके हैं उतना हम में से आज तक कभी कोई कहीं नहीं गया। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, आप हमें किसी जगह का सजेशन दे सकते हैं जहां हम लोग जाकर घूमें और नई जगह को एक्सप्लोर करें। तब क्रेजी अंकल थोड़ी देर के लिए शांत हुए और उन्होंने फिर बच्चों को कहना शुरू किया, देखो मैं तुम लोगों को बता तो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक कहानी बताना चाहूँगा। उसके बाद तुम लोग खुद डिसाइड करो कि तुम लोग जानी पहचानी जगह पर जाना चाहोगे या फिर किसी नई जगह पर। उन्होंने जो कहानी बतानी शुरू की वो कहानी उनके खुद के जवानी की कहानी थी। जब क्रेजी अंकल लगभग 18-20 साल के थे, तब उस वक्त पर क्रेजी अंकल को भी घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसके वजह से उन्होंने 2 ऐसी स्पेशल जिप्सी अपने लिए मंगवा कर रखी हुई थी जो कि स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए ही मशहूर थी और सबसे ज़्यादा काम की गाड़ी थी। उस समय वैसी जिप्सी किसी और के पास बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने स्पेशली फॉरेन से ऑर्डर करके ये 2 गाड़ियां मंगवाई थी और उन्हें ऑफ रोडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वैसे भी ये जिस वक्त की बात है, लगभग 70s की, उस टाइम इतना पॉपुलेशन ना होने की वजह से ज़्यादातर जगहों पर जंगल और सड़कें बिल्कुल नहीं थी, जंगल ही जंगल था। उनको ऐसी जगहों पर ही जाना और नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन क्रेजी अंकल ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ, जिसमें लगभग वो लोग 5 लड़के, जो कि क्रेजी अंकल को मिलाकर 5 लड़के, 4 उनके दोस्त और वो सब घूमने के लिए ऐसे ही ऑफ रोड पर गए हुए थे। और ऐसे ही घूमते घूमते वो एक ऐसे सुनसान और एकांत वाले जंगल में पहुंच चुके थे कि वहां अंदर जाते 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 आखिरकार उनके गाड़ियों के टायर पंचर हो गए। गाड़ियों के टायर पंचर होने के बाद उन्होंने देखा अब वो जिस जगह पर फंसे हैं और रात का वक्त है, क्योंकि वो भी ऐसी ही पार्टी से निकलकर घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ गए थे, जिस पार्टी में अभी ये सारे भाई बहन मिलकर आए हुए थे। क्रेजी अंकल अपने भाई बहन के साथ ना घूमकर अपने दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो अब रात के वक्त में ऐसे सुनसान जंगल और ऐसी जगह पर फंस चुके थे कि करीब करीब वहां पर अभी कोई मदद मिलना नामुमकिन था।
और ये बात वो पांचों भी अच्छे से जानते थे। वो सब यहाँ इधर उधर फिर भी कोशिश करके मदद ढूंढने की एक उम्मीद लगाए हुए थे। तब तक उनमें से एक की नजर गई सामने एक पहाड़ पर बने बिल्कुल ऊंचाई पर एक ऐसे खूबसूरत और बड़े इमारत पर, जिसे दूर से देखकर लग रहा था मानो जैसे वो कोई बड़ी हवेली हो और उसमें लाइट्स जल रही थीं। और ये देखकर उन सबको ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद उनको कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाए, और मदद मिले ना मिले फिर भी रात भर रुकने के लिए कोई आसरा तो मिल ही जाएगा। यही सोचकर वो पांचों उसी कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे गाड़ी को धक्का देकर आगे लेकर जाने लगे, क्योंकि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी भी वहां तक किसी तरह पहुंचाकर फिर अंदर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता पतला, संकरा, छोटा और छोटा होता जा रहा था, और उतने छोटे पतले रास्ते में से ऐसी बड़ी गाड़ियों को लेकर जाना लगभग नामुमकिन था। अब जब इन सबको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तब उन्होंने ये तय किया, वैसे भी ये जंगल है और रात का वक्त है, इस वक्त पर यहाँ कौन ही आएगा इन गाड़ियों को देखने या फिर यहाँ से ले जाने के लिए, तो हमें पैदल अकेले ही वहाँ तक पहुँचना चाहिए और वहाँ पर पहुँचकर हमें मदद मांगनी चाहिए। यही सोचकर उन सब ने गाड़ियों को वहीं छोड़ दिया और आगे उसी रास्ते पर, उसी पगडंडी पर आगे बढ़ गए। धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार वो उस टीले, उस छोटे पहाड़ पर पहुंच चुके थे। उस पहाड़ पर पहुंचने के बाद अब उस हवेली को देखकर उनको ये पता चल रहा था कि वो कोई छोटी मोटी हवेली नहीं, वो तो राजमहल जैसी कोई जगह है। और उसके दरवाजे इतने बड़े, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये कोई दरवाजा नहीं, ये कोई बड़ा फाटक है। और उस पर बड़े बड़े सोने के जैसे दिखने वाले पीले पीले छल्ले जैसे दरवाजे को खटखटाने के लिए लगाए हुए थे, जिसे मैं रिंग कहकर बुलाऊंगी। और उसी रिंग को पकड़ पकड़ कर उन लोगों ने दरवाजा बजाना शुरू किया। दरवाजा कई बार बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उन्होंने दोबारा से उन छल्लों को पकड़कर दरवाजा पीटने की कोशिश की, और आखिरकार अब दरवाजा पीटने पर उस दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की जैसी एक जगह थी, जिसे खोलकर किसी ने इन लोगों से ये पूछा, अरे आप लोग कौन, कुंवर जी के मेहमान हैं क्या? तब क्रेजी अंकल ने धीरे से पीछे से कहा, हाँ हाँ बोल दे, हम लोग कुंवर जी के मेहमान हैं। वैसे भी इसको अब इस वक्त कौन समझाते बैठेगा कि हम लोग कुंवर जी के मेहमान नहीं हैं, हम लोग फंस गए हैं, हमारी मदद कीजिए। बोल बोल, तुरंत बोल। तब तक तुरंत ही उस लड़के ने, जो कि सबसे आगे था, उसने हाँ में सर हिलाया, हाँ हम कुंवर जी के मेहमान हैं। और इतना सुनते ही तुरंत वो बड़ा सा फाटक खोल दिया गया। वो बड़ा सा फाटक खुलते ही जो नज़ारा इन सब की आंखों के सामने था, वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो महल इतना खूबसूरत, जिसका अंदाज़ा भी शायद ये लोग बाहर से नहीं लगा पा रहे थे। चारों तरफ रोशनियां, अच्छी खासी सजावट, महल का ऐसा दृश्य देखकर जो कि ये लोग सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे, सिर्फ टीवी या फिल्मों में देखा करते थे, या फिर कोई इंसान सिर्फ इमेजिन किया करता था, ये राजमहल उस तरह का बड़ा भव्य, खूबसूरत और सजा हुआ था। उसको देखकर अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और वहां पर साइड में इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, विंटेज गाड़ियां, जिन गाड़ियों को देखकर ये सब आंखें फाड़े उन गाड़ियों को ही देख रहे थे। और तब एक ने सवाल किया, अरे
यहाँ पर ये गाड़ियाँ हैं, ये इन गाड़ियों को यहाँ पर यूज़ कैसे करते होंगे इस जंगल में। तब एक ने सर पर टपली मारते हुए दूसरे से कहा, अबे तुझे क्या करना है, होगा इनका कोई पर्सनल रास्ता। जब ये महल देख ऐसा हो सकता है तो इनके लिए क्या कोई पर्सनल रास्ता नहीं हो सकता। तब दूसरे ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और वो सब सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर के एक और बड़े दरवाजे तक पहुंच गए। वो दरवाज़ा जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उनकी स्वागत के लिए खोलकर उनके ऊपर फूल, गुलाब के इत्र या जल कुछ छिड़का गया और उसके बाद उनके सामने एक ऐसा आदमी आकर खड़ा हुआ जिसको देखकर उसकी पोशाक से साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी राजमहल का कोई नौकर या गुलाम है। उसने इन पांचों को अपने पीछे आने का इशारा किया और आने का इशारा करके वो बड़े बड़े रास्ते गलियारे से होते हुए इन्हें लेकर जा रहा था। सब रास्ते भर महल की भव्यता को देख ही रहे थे और देखते देखते ये एक बहुत बड़े से महल के हिस्से में पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद ये चारों तरफ महल की भव्यता को देख ही रहे थे कि तब तक उस नौकर ने तुरंत कहा, कुंवर सा, ये आपके मेहमान आ चुके हैं। और वहां पर जो इंसान खड़ा था उसे देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि वो किसी राजघराने के राजकुमार हैं। उनके कपड़े, उनका पोशाक, उनका डील डॉल और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जिसको देखते ही बनता था। उनको देखने के लिए अब जैसे ही इन सब ने अपनी अपनी नज़रें ऊपर की, वो तुरंत पीछे मुड़े और उन्होंने इन सब को देखकर सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उसके बाद वो नौकर वहां से चला गया। उसके बाद कुंवर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सब तो ना मेरे मेहमान हैं, ना मैंने आपको बुलाया है। तुरंत ही क्रेजी अंकल ने आगे आते हुए कहा, सॉरी कुंवर जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए निकले थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई। 2 के 2 टायर पंचर हो गए। स्टेपनी में भी हमारे पास सिर्फ एक टायर थी। हम करते तो क्या करते। तभी हमें आपका ये महल नज़र आया और हमें उम्मीद थी कि आपसे हमें मदद ज़रूर मिलेगी, जिसके वजह से हम यहाँ तक आ गए। इतना सुनने के बाद कुंवर जी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हों, आज रात के लिए हमारे मेहमान हैं और आज आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं। आप हमारी आज रात की मेहमान नवाजी के मज़े लें, लुफ्त उठाएं। उसके बाद आप सुबह जो भी मदद चाहते हैं आपको मिल जाएगी और आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद उन लोगों को लेकर वो एक दूसरे बड़े कमरे में पहुंच गए, जहां पर एक बड़े से टेबल पर उनका सारा परिवार बैठा हुआ था। वो सारा परिवार सबको देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि सब राजवाड़े के ही परिवार के हैं। सब के सब राजा, महाराजा, महारानियां ही हैं। उनको देखकर तुरंत ही कुंवर जी ने सबसे इनका परिचय करवाया और सबको सारी बात बता दी। सबने बड़े खुले दिल से इन सब का स्वागत किया और साथ में खाना खाने की आग्रह भी किया। अब ये सब टेबल पर बैठ चुके थे। उसके बाद कुंवर जी ने एक एक करके सबसे इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। उनकी 2 बहनें थीं, जिसमें से एक बहन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। वैसे तो दोनों बहनें खूबसूरत थीं, लेकिन जो दूसरी बहन थी, बड़ी बहन, वो इतनी खूबसूरत थी मानो जैसे स्वर्ग से साक्षात कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। उसको देखकर क्रेजी अंकल देखते ही रह गए और बाकी के सारे दोस्त भी। उसके जैसी खूबसूरत लड़की आज तक कभी किसी ने, इन सब ने सच्चाई में नहीं देखी थी।
और उसको देखकर सबके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि इसलिए कहा जाता था कि रानी महारानियां इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। और अब ये सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और खाना खाते वक्त इन्होंने एक चीज नोटिस की। महल का एक एक हिस्सा, एक एक कोना पूरी तरह से जगमगा रहा था, लेकिन सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम लगी हुई थी। सिर्फ वही ऐसी थी जिन पर की धूल जमी हुई थी, और थोड़ी नहीं, इतनी धूल कि अंदर किसकी फोटो है ये तक पता ना चले। और ये सारी चीजें देखने के बाद अब इन्होंने इतना इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ये सब खाना खा रहे थे और खाना खाते वक्त कुंवर जी ने कहा, आपको यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप यहाँ आज पहली बार आए हैं और आप हम सब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए, मैं आपको अपने परिवार और खानदान के बारे में बताना शुरू करता हूँ। उसके बाद कुंवर जी ने एक एक करके सारे उनके पूर्वजों के बारे में बताना शुरू किया। ये मान सिंह, ये भैरव सिंह, ये प्रताप सिंह, ये वो राजा, ये राजा, ऐसे ही कर करके वो सबके बारे में बताए जा रहे थे। सबके बारे में, सबके राजपाट के बारे में, सबके दौलत के बारे में, सबके अथाह अकूट हिम्मत के बारे में, और भी जितनी बातें थीं वो सारी बातें धीरे धीरे करके बताते चले जा रहे थे। उनका कहना था कि ये सारी चीज़ें जो भी थीं ये ऐसी थीं कि सालों सालों हम लोगों ने राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया। उसके बाद धीरे धीरे अब ऐसी हिस्टोरिकल बातें सुनकर इन सब के मन में भी हिस्ट्री को जानने की और ज़्यादा उत्सुकता जाग उठी थी। अभी तक तो ये सब कोई सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जबकि कुंवर जी जैसे जैसे अपने परिवार के बारे में बताते जा रहे थे, तुरंत ही ये सब भी अब इन चीज़ों में दिलचस्पी लेकर आगे कुछ कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। उनका अब ये मन कर रहा था कि वो और गहरी सारी बातें जानते चले जाएं। उन्होंने बाकी सबके बारे में पूछा, किसने कितने पुश्तों तक कैसे राज किया, ये सारी बातें चल रही थी। उसके बाद कुंवर जी ने ये बताया कि हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि जो भी राजा के जितने बेटे होते थे उन सारे बेटों में एक प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, मतलब कंपटीशन। और उस कंपटीशन में सब एक दूसरे के सामने खड़े होते थे। आखिरकार जो जीतता उसे ही राजपाट सौंपा जाता था। कभी कभी इस प्रतिस्पर्धा में लोग मर जाया करते थे, तो जो मर गया वो ऐसे भी राज से चला गया, और जो नहीं मरा या सिर्फ हार गया वो खुद ही उस गद्दी के दावेदारी को छोड़ दिया करता था। ऐसे ही करते करते अब जब पूरी बातें इनको पता चल रही थीं, वैसे वैसे ये अलग अलग सवाल करते जा रहे थे। आखिरकार इन्होंने ये सवाल पूछ ही दिया कि वो जो सामने तस्वीरें रखी हुई हैं उन तस्वीरों पर इतनी धूल क्यों है, उस धूल को हटाया क्यों नहीं जाता। तब कुंवर जी ने थोड़ा उदास और भारी स्वर में कहा, नहीं, जिन चीज़ों पर धूल पड़ चुकी है उन धूलों को साफ ना ही किया जाए उसी में भलाई है। और फिर उन्होंने आगे सारी बातें बताना शुरू की। धीरे धीरे अब जैसे जैसे इन लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे थे, ये धीरे धीरे एक डार्क सच्चाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने अब ये भी बताया कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जिनको कि मारना नामुमकिन था, क्योंकि वो ऐसी शक्तियों से खुद को बांध चुके होते थे जो कि उनकी रक्षा करती थी। तो ऐसे कुछ कुछ राजा महाराजा भी थे
जिनका कभी कोई दावेदार रहा ही नहीं। उन्होंने खुद से ही अपने राजपाट को किसी को सौंपा और उसके बाद अपनी मृत्यु के लिए या तो उन लोगों ने सुसाइड किया या फिर कोई और रास्ते अपनाए। पहले हमारे राज्य में ये प्रथा भी चलती थी कि लोगों को मार कर, क्योंकि राजाओं ने जिस तरीके से सालों साल राज किया था, उन्होंने काली शक्तियों का भी एक वक्त पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन काली शक्तियों की वजह से हमारे सारे राजपाट और अथाह धन वैभव पर ऐसा श्राप लग चुका था कि वो धन दौलत भी तभी रहेगी जब किसी न किसी की बलि या खून मिलेगा, जिसकी वजह से मारना प्रतिस्पर्धा में जरूरी हो गया था, जिसके वजह से कई बार किसी को शेर ने मार दिया, किसी राजा को जानबूझकर सेना से हरवा दिया गया, और तो और इसी तरीके से जितने भी रास्ते होते थे सब जादुई ही होते थे, क्योंकि शेर वो जिससे कि शिकार करवाया गया वो कोई आम या मामूली शेर नहीं था। वो शेर तंत्र विद्या से बनाया गया शेर था जिसने कि राजा का शिकार किया। और तो और जो भी राजा को युद्ध में हराया गया, उस राजा को जानबूझकर तंत्र विद्या से युद्ध में इतना कमजोर कर दिया गया कि वो युद्ध में हार गया। इसी तरह से जिन लोगों की जिस भी तरीके से मृत्यु हुई, सब लोगों की मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं ये काला जादू ही हुआ करता था, क्योंकि अब धन वैभव को संचित रखने के लिए खून की बलि की सख्त जरूरत थी। अब धीरे धीरे जो बातें बढ़ती जा रही थी, खाना सबका खत्म हो चुका था। अब उन लोगों ने ये तय किया कि वो सब बाहर बागीचे में जाकर बातचीत करेंगे। क्रेजी अंकल और उनके दोस्तों को लेकर कुंवर जी, उनके भाई और उनकी बहनें, सब लोग उस गार्डन एरिया में आ चुके थे। वहां सबके हाथ में वाइन के ग्लासेस थमा दिए गए थे। वो वाइन्स भी ऐसी ऐसी विंटेज वाइन्स थी, महंगी पुरानी, जिसको स्मेल करने से ही लोगों को ये पता चल जाता, अगर आप वाइन के इतने जानकार हैं तो, कि वो वाइन किस तरह की उम्दा वाइन है। धीरे धीरे ऐसे ही बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और इतनी ही देर में बड़ी राजकुमारी ने तुरंत क्रेजी अंकल को उनसे अकेले में बात करने को कहा। इतना देखकर कुंवर जी ने कहा, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप दोनों एकांत में जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन क्रेजी अंकल आज तक कभी भी किसी भी लड़की के संपर्क में नहीं आए थे। उन्हें वो लड़की खूबसूरत, आकर्षक तो लग रही थी, लेकिन उनके लिए ये बात काफ़ी अजीब थी कि वो किसी लड़की के साथ ऐसे अकेले में जाकर उससे बात करें। वो उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित सम्मोहित सब कुछ हो तो चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में एक और ख्याल आ रहा था कि कितने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं ये रॉयल फैमिली के लोग, कि ऐसे अकेले राजकुमारी के साथ मुझे जाकर बात करने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए मना कर दिया और बातों के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने अब एक सवाल किया कि अगर ऐसा था कि सब लोगों को आपस में प्रतिस्पर्धा करनी ही पड़ती थी और उस प्रतिस्पर्धा में किसी न किसी की मृत्यु भी निश्चित थी, तो आप सारे भाई बहन कैसे आप लोगों ने राज किया और आप सब अभी तक यहाँ पर सही सलामत हैं। ये बात सुनकर उन सबके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आई और इतने में ही तुरंत राजकुमारी ने क्रेजी अंकल का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरफ किनारे खींच कर ले जाने लगी। उन्होंने कहा, अब आगे की कहानी मैं आपको अकेले में सुनाऊंगी। और इतना सुनकर क्रेजी अंकल भी उनके साथ चुपचाप एक तरफ चले गए। उधर जाने के बाद अब
क्रेजी अंकल से उन्होंने बात करना शुरू किया और उन्होंने वापस से अपने सवाल को दोहराया। उस सवाल को दोहराने के बाद राजकुमारी ने कहा, मैं आपको सब बताऊंगी, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी। ये बात सुनते ही क्रेजी अंकल दो तरह की फीलिंग के बीच में फंस चुके थे। वो खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी थे। क्रेजी अंकल ने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनसे ऐसे साफ साफ राजकुमारी ऐसी बात करेंगी। अब क्रेजी अंकल इतने ज्यादा खुश थे क्योंकि वो तो खुद ही उस राजकुमारी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे और उन्होंने जो जवाब देना था वो जवाब देने के पहले राजकुमारी ने एक और बात कह दी कि आप मेरे साथ तो रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। उसके बदले आपको जो चाहिए, नाम, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, जो भी आप सोच सकते हैं कि आपको वो चीज़ें चाहिए, मैं वो हर चीज़ आपको दूंगी, लेकिन उसके बदले आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। ये बात सुनते ही क्रेजी अंकल ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी और उसके बाद राजकुमारी ने फिर से कहा, आप एक बार ठीक से सोच लीजिए, उसके बाद मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन क्रेजी अंकल ने हाँ में ही जवाब दिया। उसके बाद वो वापस से अपने उसी सवाल पर आ गए कि आपने अभी तक मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर आपके यहाँ ऐसी बात थी तो अभी तक आप सारे भाई बहन जिंदा कैसे हैं और आप सब राज कैसे कर रहे हैं। तब राजकुमारी ने एक बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, हम सारे भाई बहनों में बचपन से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार था। हम सब एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि हम सब एक दूसरे के बिना एक मिनट एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी परवरिश कुछ इस तरीके से की कि वो ये चाहते थे कि हमारे अंदर वो कंपटीशन की भावना आ जाए और हम सब भी एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो जाएं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, हम सबके अंदर वो भावना जागृत हो गई और एक वक्त वो भी आया जब हम सबको एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए, और हम सब ने एक दूसरे से युद्ध किया और उस युद्ध में हम सब की मृत्यु हो गई। बचे सिर्फ और सिर्फ कुंवर जी। कुंवर जी ने ही इस राज्य पर सालों तक राज किया, लेकिन हम सब एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उस मृत्यु के बाद कुंवर जी भी एक लंबे समय तक एक दुख में चले गए थे और हम सब की आत्मा भी जिंदगी भर के लिए इस बात से तड़पती और प्रायश्चित के आग में जलती रही कि कैसे हम सारे भाई बहन जो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, हमने एक दूसरे की जान ऐसे ले ली, जिसके वजह से हम सब आज के ही दिन, जिस दिन हमने युद्ध में एक दूसरे को मृत्यु के घाट उतारा था, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। ये बात सुनकर क्रेजी अंकल का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उन्होंने इस बात पर राजकुमारी से कहा, आप क्या बात कर रही हैं? आप मरी हुई हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप मुझे झूठ मूठ की कहानी सुना रही हैं। इस पर राजकुमारी ने कहा, नहीं, हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आपको झूठी कहानी सुनाएं या गलत बात बताएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जो ये हमारा रूप, हमारा सौंदर्य देख रहे हैं, ये हमारी मृत्यु के पहले का रूप है
और हमारा असली रूप अगर हम आपको दिखा देंगे तो आप शायद यहाँ खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अब क्रेजी अंकल ने जिद पकड़ ली कि वो उनका असली रूप देखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरकार अपना असली रूप क्रेजी अंकल के सामने लाया। उनके शरीर पर जगह जगह तलवारों के निशान थे, घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। उनके शरीर पर इतने कटे के निशान थे कि उनका चेहरा समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा है और किसका है। ये देखकर क्रेजी अंकल मानो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश होने वाले थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वो वहां से डर कर भागने लगे। तब तक क्रेजी अंकल भागकर इधर से आ रहे थे और महल के अंदर से उनका एक सबसे जिगरी नजदीकी दोस्त वो भी भागकर ऐसे ही चिल्लाता हुआ आ रहा था। वो दोनों आपस में टकराए और जमीन पर गिर गए। उनके दोस्त ने तुरंत चीखते चिल्लाते क्रेजी अंकल से कहा, अरे अरे, तुझे नहीं पता सतीश, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ये लोग इतना पे क्रेजी अंकल ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, तू पहले मेरी बात सुन, मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। और दोनों एक दूसरे की बातों को काटते हुए एक दूसरे को कुछ बताना चाहते थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया। अब जो महल से अंदर से भाग कर आया था, उस दोस्त ने क्रेजी अंकल को बताया कि ये साले सब जो यहाँ दिख रहे हैं सब के सब मरे हुए हैं। इन सब की तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं और ये सब मरे हुए हैं। मैं अभी देख कर आया हूँ। और यही बात क्रेजी अंकल ने भी अपने दोस्त को बताई। तब तक उधर जो 3 दोस्त थे उन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी कि ये सब मरे हुए लोग हैं। अब उन सब को यहाँ से भाग कर निकलने का कोई रास्ता चाहिए था। सब पागलों की तरह तितर बितर होकर इधर से उधर से हर जगह से भागने का, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन आखिरकार वो जहां भी भागते, जितना भी भागते, घूम फिर कर उसी एक जगह पर पहुंच जाते थे जहां से वो भागे थे। अब आखिरकार उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते। तब राजकुमारी उनके पास चलती हुई आई और राजकुमार मतलब कुंवर जी ने कहा, आप लोग डरिए मत, ना ही घबराइए, हम आपको नहीं मारने वाले। ये उन्होंने क्रेजी अंकल की तरफ देखते हुए कहा था, क्योंकि क्रेजी अंकल को उनकी बहन ने पसंद कर लिया था। अब कुंवर जी ने कहा, आप में से सिर्फ 2 लोग, जिसमें से एक अब तय हो चुका है कि वो क्रेजी अंकल रहेंगे, 2 लोग ही इस महल के बाहर जिंदा और सही सलामत बचकर जा सकते हैं। तो अब आपको तय करना है कि वो एक इन चारों में से कौन होगा। इस पर क्रेजी अंकल ने बिना कुछ सोचे समझे अपने उस दोस्त पर हाथ रखा जो दोस्त महल के अंदर से भागते हुए आया था। इस पर बाकी के तीनों लड़के चीखने चिल्लाने लगे कि ये कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारा सबसे करीबी है, इसका मतलब तुम इससे बचाने की बात करोगे, हमारा क्या, हम अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं। और भी कई सारी बातें, कई सारी दलीलें, लेकिन सारी दलीलें फेल हो चुकी थीं, क्योंकि क्रेजी अंकल ने अब उस लड़के पर हाथ रखा था तो वो लड़का तो बचना ही था। क्योंकि राजकुमारी क्रेजी अंकल को इस तरीके से अब चाहने लगी थी कि वो जो भी चाहते उन्हें वो चीज दिलवाती ही। वैसे भी उनसे वो ये वादा कर चुकी थी। अब ये तय हो चुका था कि वहां से 2 लोग कौन बचकर जाएंगे। अब उन तीनों को ये दिलासा दिया गया कि आप लोग ना तो डरिए और ना ही घबराइए, क्योंकि हम आपको भी यहीं रखेंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे हम सिर्फ साल के एक ही दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ इकट्ठा होकर इंसानों की तरह हर चीज करते हैं, ये चीज आप भी हमारे साथ सिर्फ
साल के इसी एक दिन पर कर पाएंगे। बाकी आप हमारे साथ हमारे दुनिया में चलेंगे और हम आपको वहाँ वैसे ही रखेंगे जैसे हम रहते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन मरने से बड़ा और ज़्यादा कष्ट क्या हो सकता है? ये बात वो तीनों जानते थे। वो तीनों रो रहे थे, छटपटा रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सूरज की पहली किरण आने के पहले उन तीनों को मारा जाना था। तब तक इन सब ने ऐसे ही यहाँ पर समय व्यतीत किया। सबकी हालत खराब थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें यहाँ रुकना ही था। और सूरज की पहली किरण होते ही वहां से सारे लोग गायब हो चुके थे। क्रेजी अंकल और उनका वो दोस्त वहां बदहवास बेहाल हालत में अब आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन रात का जो माहौल था, जो मंजर था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों जैसे तैसे अपने गाड़ी के पास तो आ चुके थे, लेकिन उनके दोनों टायर पंचर थे और उनको घर जाने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। लेकिन अब तो मदद करने वाला भी वहां कोई नहीं था। वो घर जाते तो जाते कैसे? उन्होंने वहां गाड़ी के पास आकर अपने गाड़ियों के टायर्स को चेक किया, लेकिन कोई भी टायर पंचर नहीं था। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी और वो गाड़ी में बैठे और वहां से अपने घर जैसे तैसे वापस आए। उसके बाद आकर उन्होंने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई, लेकिन घर वालों ने उनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा इन लोगों ने कोई नशा किया है या फिर इनके ऊपर किसी चीज का असर हो गया है। धीरे धीरे घर वालों ने इन दोनों का ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट किया। दोनों को जैसे जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता, ये दोनों लगता था जैसे और पागल होते जा रहे हैं। उसके बाद दोनों को आखिरकार पागल खाने में डालने की नौबत आ गई। उसके बाद दोनों को पागल खाने में भी डाला गया, लेकिन क्रेजी अंकल के आंखों के सामने ही उनका वो दोस्त धीरे धीरे ऐसे ही तड़पते तड़पते मर चुका था। अब क्रेजी अंकल को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उन्होंने खुद को नॉर्मल नहीं दिखाया, क्योंकि कोई उनकी बातों को नहीं मानता था, तो उनकी भी हालत उनके दोस्त जैसी ही होगी। तब उन्होंने किसी से भी किसी भी तरह की बातें करना बंद कर दिया। तब से ही उन्होंने कम बोलना शुरू कर दिया था और वो वही बातें करते थे जो लोगों के लिए नॉर्मल हुआ करती थी। आखिरकार क्रेजी अंकल पागल खाने से बाहर आए। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट किया, जिस बिजनेस में उन्हें इतनी सफलता मिली जितना कि आज तक उनके परिवार वालों ने भी पैसे नहीं बनाए थे। उससे ज़्यादा क्रेजी अंकल ने अकेले अपने बलबूते पर पैसे बना लिए थे। क्रेजी अंकल ने जिंदगी में जो जो चाहा, उन्हें हर वो चीज़ मिलती चली गई एक एक करके। उसके बाद क्रेजी अंकल गलती से भी अगर कभी भी उस राजकुमारी के बारे में सिर्फ सोच लेते, गलती से भी, तो वो राजकुमारी उनके सामने आ जाया करती थी। उसके बाद क्रेजी अंकल धीरे धीरे अपने जिंदगी में नॉर्मल होते चले गए और उसके बाद उन्होंने एक नॉर्मल जिंदगी बिताई। कई सालों तक उन्होंने शादी की, उन्होंने बच्चे पैदा किए और उसके बाद उन्होंने सफलता की उस ऊंचाइयों को छुआ जिसका सपना शायद लोग कभी देख भी नहीं सकते हैं। उसके बाद एक लंबे समय के बाद उनके पास वो राजकुमारी आई और उस राजकुमारी ने आकर उनसे एक ही बात कही कि तुमने मुझे 2 चीज देने का वादा किया था, तुम्हें याद है? तब क्रेजी अंकल ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद उस राजकुमारी ने कहा कि मुझे अपना परिवार चाहिए। ये बात सुनकर क्रेजी अंकल ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम आत्मा हो, तुम्हारे साथ मैं अपना परिवार कैसे बना सकता हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमको पसंद करता हूँ,
लेकिन ये संभव नहीं है। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने तुमसे परिवार मांगा, ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाना है। और इसका मतलब ये था कि वो क्रेजी अंकल के परिवार को चाहती थी। आखिरकार क्रेजी अंकल अपने वादे से बंधे हुए थे। उन्होंने अपने परिवार की बलि दी। मतलब क्रेजी अंकल ने अपने परिवार को उस राजकुमारी को सौंप दिया। उसके बाद क्रेजी अंकल ने दोबारा ना कभी शादी की और ना ही कभी बच्चे किए। क्रेजी अंकल उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अकेले हो गए। और उसके बाद उनके जिंदगी में हर वो चीज थी जो वो चाहते थे। बस दो चीजें नहीं थी, एक तो दिमाग की शांति, दूसरा अपना परिवार। क्योंकि क्रेजी अंकल के हर एक सोच पर वो लड़की वहां आ जाया करती थी। और ना तो वो क्रेजी अंकल को कभी मरने देती, ना तो वो क्रेजी अंकल को कभी सुसाइड करने देती, ना उन्हें बीमार होने देती, ना उन्हें चोट लगने देती। यहाँ तक कि एक खरोच भी अगर क्रेजी अंकल को लग जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाया करती थी। उसने क्रेजी अंकल के लिए एक उम्र की सीमा बांध रखी थी और उतनी उम्र वो नॉर्मल अच्छे तरीके से जीने के बाद आखिरकार उस राजकुमारी के साथ उसकी दुनिया में जाने के लिए बाध्य थे। और फिर यही हुआ। क्रेजी अंकल अब ये कहानी खत्म कर चुके थे। क्रेजी अंकल ने कहा, मैंने तुम लोगों को अपनी बात बता दी, अब तुम लोग ये तय करो कि तुम इसे सच मानना चाहते हो या झूठ। अगर सच मानोगे तो मेरी तरह कभी चैन से जी नहीं पाओगे, और अगर झूठ मानोगे तो आगे के लिए जिम्मेदार तुम हो। इतना कहकर वो वहां से चले गए। और वो बच्चे उनकी इस कहानी, इस सच्ची घटना को सुनकर हमेशा हमेशा के लिए सोचते रहे। और वो जो कि कहीं नए और अलग जगह पर जाने का प्लान कर रहे थे, वो काफी लंबे समय तक कहीं भी घूमने गए ही नहीं। तो आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊंगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफर पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।